हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आ गए हैं भाई हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टोक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोक्योमेट्री क्या होती है और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं भाई परसेंटेज कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहली बात, परसेंटेज कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें किस बारे में बताता है, तो देखो, किसी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का कितना परसेंट मास प्रेजेंट है। मान लो वाटर है, तो वाटर का जो टोटल मास है उसमें कितने परसेंट मास ऑक्सीजन का है और कितने परसेंट मास हाइड्रोजन का है। ये मतलब होता है भाई परसेंटेज कंपोजिशन का। इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज को परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग बोल रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो हमने लिख रखा है भाई। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट ये बराबर होता है मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कितना मास है उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ द होल कंपाउंड। पूरे कंपाउंड का मोलर मास कितना है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऐसे परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास उस एलिमेंट की कंपोजिशन की। ऐसे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये हम लोग निकालते हैं भाई वाटर के हिसाब से। वाटर के लिए मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो ये बहुत सिंपल होता है। H2O है हमारे पास। H2O का मोलर मास कितना है भाई, 18 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल वाटर अगर हमारे पास है तो उसमें वेट कितना होगा, 18 ग्राम होगा। तो वाटर का मास है 18 ग्राम पर मोल। ये हो गया भाई वाटर का मोलर मास। अभी हाइड्रोजन का अगर मैं आपको पूछूं, हाइड्रोजन का कितना मास है जो कि प्रेजेंट होगा 1 मोल वाटर में, तो देखो वाटर का मास 18 ग्राम पर मोल कैसे आया है, दो हाइड्रोजन एटम्स के लिए दो हो गया, एक ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम हो गया, ऐसे आया है। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होगा वो कैसे निकलेगा भाई, हमारा फॉर्मूला था मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन का मास कितना है, तो वो है 2 ग्राम। डिवाइड करेंगे बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो कि है 18 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9%। इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो ये होगा 11.1%। इतना हमारे पास आ जाएगा भाई परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो अगर हम लोग 100 में से माइनस कर देंगे ना 11.1% को, तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन ही आएगी, क्योंकि और कोई तीसरा एलिमेंट तो इसमें है नहीं। और अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे तब भी इतनी ही आएगी। तो देखो, ऑक्सीजन का मास वाटर में मतलब कि 18 ग्राम पर मोल में कितना है, 16 ग्राम पर मोल। ये हो गया भाई ऑक्सीजन का मास। ये हो गया मास ऑफ एलिमेंट। इसको किससे डिवाइड करना है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड जो कि था 18 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। ये हो जाएगा हमारे पास, ये इतना ही आने वाला है भाई, 88.9% ये आने वाला है। इन दोनों का जो टोटल होगा 11% प्लस 89%, ये मिलके कितना हो जाएगा भाई, 100%, क्योंकि टोटल मास तो 100% ही है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। उसके कंपाउंड में क्या करना है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, उस एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है कंपाउंड में, डिवाइड करेंगे बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये सिंपल सा हमारे पास तरीका है। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई इसी से रिलेटेड। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, इसका सीधा सा मतलब यही है भाई कि मास की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, तो मास ही हमको निकालना होता है। इथेनॉल
इसका फॉर्मूला होता है भाई CH3CH2OH। यही है हमारे पास इथेनॉल, ईथ एन प्लस ऑल। अभी यहाँ पर कार्बन की हम लोग निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे निकलेगी भाई? पूरे कंपाउंड का मोलर मास हमें पता होना चाहिए, जो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई? सभी एलिमेंट्स की मासेज को जोड़ के। कार्बन का मास होता है 12 और यहाँ पर कार्बन आइटम्स हैं 2, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन है इस पूरे कंपाउंड में 6, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है एक का 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन है सिर्फ एक। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 24 और 36 और 16 46 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हमारे पास आ गया इथेनॉल का। इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? कार्बन का जितना मास है इस कंपाउंड में कितना है भाई? 12 दूनी 24, 24 ग्राम तो है कार्बन का। टोटल कंपाउंड का है 46 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऐसे हमारे पास कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। हाइड्रोजन की निकालो। कैसे निकलेगी भाई? हाइड्रोजन का कितना मास है यहाँ पर? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब कि 6 ही है। इसको डिवाइड कर देंगे 46 ग्राम से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। ऑक्सीजन की भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ये कैसे होगी भाई? ऑक्सीजन का मास जो कि है 16 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। इतना सिंपल है किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली क्या है भाई? परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? ये होती है किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना है, टोटल मास में से किसी एक एलिमेंट का मास कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ऐसे ये निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं भाई जल्दी से हमारा, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इसके अंदर क्या डिफरेंस है? तो देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला शोज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है भाई? किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? H2O है। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का भी है। ग्लूकोज का मैं लिखता हूं फॉर्मूला यहाँ पर। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है भाई C6H12O6। तो इस ग्लूकोज के मोलिकुलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चल रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के एटम 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के फिर से 6 एटम हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है? कंपाउंड में हर एलिमेंट के एटम कितने हैं, ये पता चल रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला से। नेक्स्ट है भाई, इंपीरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जितने भी एलिमेंट हैं उनका कुछ भी नंबर हो सकता है, उसके नंबर्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है वो हमें बताता है इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने हैं भाई? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर हमें इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है तो देखो, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 2:1 को क्या हम लोग और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वाटर का इंपीरिकल फॉर्मूला बिल्कुल यही हो जाएगा, H2O। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज की तरफ देखो भाई, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन फिर से 6 है। क्या इसके इस फॉर्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो, C, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 6:12:6। तो अगर हम लोग इन तीनों को 6 से डिवाइड कर दें तो ये रेशियो बन जाएगा भाई C1H2O1, या फिर इसी को मैं CH2O भी लिख सकता हूँ। तो ये जो बना है हमारे पास, ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। CH2O जो है ये इसका
इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने 6:12:6 को सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे किया? 6 से डिवाइड करके। 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 12 डिवाइडेड बाई 6 2 और 6 डिवाइडेड बाई 6 1। तो CH2O ये क्या बन गया भाई? ये बन गया ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला से हम लोग ना सिर्फ एलिमेंट्स के नंबर का रेशियो ही बता सकते हैं। ये हो गया भाई इंपीरिकल फॉर्मूला। इट शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन उससे कितने टाइम्स ज्यादा है, ऑक्सीजन उससे कितने टाइम्स ज्यादा है। तो एक होल नंबर रेशियो पता चलता है इंपीरिकल फॉर्मूला से। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोग ये भी समझ गए होंगे वाटर और ग्लूकोज से कि इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही होंगे या फिर हमेशा अलग ही होंगे। ये डिपेंड करेगा हमारा जो कंपाउंड है क्या उसके अंदर ऑलरेडी हमारे एलिमेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है। अगर ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है तो फिर उसको और सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। उस केस में इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, नीचे यही एग्जांपल दिया हुआ है भाई जो मैंने डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल, मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6, हाउएवर इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला इज CH2O। ये अलग अलग हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला। नीचे है भाई मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला इज सेम फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, NH3, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जो कंपाउंड है ना, इनके नंबर रेशियो को, मतलब कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, 1:1:3, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अमोनिया में देखो, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन तीन है, 1:3, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है भाई, ये एग्जांपल ध्यान में रखो। इंपीरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या इनमें डिफरेंस है ये ध्यान में रखो। ये हो गया भाई हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इफ मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड इज गिवन। अगर मास परसेंटेज दे दिया जाए कि कोई कंपाउंड है हमारे पास, उसके अंदर इस एलिमेंट का इतना परसेंट प्रेजेंट है, वी कैन ड्राइव द इंपीरिकल फॉर्मूला। तो मास परसेंटेज से ना सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला ही ड्राइव किया जा सकता है। टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड हैज टू बी नोन। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बना पाएंगे इंपीरिकल फॉर्मूला से? जब पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास हमको पता होगा, मोलिकुलर मास या फिर हमको पता होगा। तो जो अगर मास परसेंटेज दी हुई है, अगर परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, तो उससे सिर्फ हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला ही ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। मान लो कि हमारी मास परसेंटेज कुछ ऐसे दी गई भाई। मास परसेंटेज से हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला जो बना वो बन गया ऐसे, HCHO, मतलब कि CH2O। ये इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास बना। क्या सिर्फ इस इंपीरिकल फॉर्मूला से हम लोग बता पाएंगे कि ये कंपाउंड कौन सा होगा? क्योंकि देखो 1:2:1 ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इसी से मैं और भी काफी सारे कंपाउंड बना सकता हूं, जैसे कि HCHO, ये खुद एक कंपाउंड है। फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं हम लोग, HC डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है भाई HCHO। लेकिन इसी इंपीरिकल फॉर्मूला से एक और कंपाउंड हमने अभी बनाया है जो कि है ग्लूकोज, है ना। तो मास परसेंटेज से तो सिर्फ हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला बना पा रहे हैं। ग्लूकोज हो या फिर फॉर्मल्डिहाइड हो, ये कौन सा मॉलिक्यूल है भाई? फॉर्मल्डिहाइड है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला से तो हम लोग सिर्फ सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे हैं मास परसेंटेज से। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का और ग्लूकोज का डिफरेंस कैसे करेंगे? क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूला तो सेम हो गया, मास दोनों का डिफरेंट होगा, मोलिकुलर मास दोनों का डिफरेंट होगा। जो मास फॉर्मल्डिहाइड का है, इसका है, उससे 6 टाइम ज्यादा मास होगा ग्लूकोज का। तो टोटल मोलिकुलर मास अगर हमें दिया हुआ है तो हम लोग भाई इस इंपीरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला भी ड्राइव कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसी को हम लोग काफी सारे
न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझेंगे तब और ज़्यादा बेटर क्लियर होगी। देखो एनसीईआरटी की ही एक प्रॉब्लम आ गई भाई। यहाँ पर दिया गया है ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज दिस। मोलर मास दे दिया है भाई 98.96 ग्राम पर मोल। व्हाट इज इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ये दोनों हमको ड्राइव करने हैं भाई। तो एनसीईआरटी में जैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है पूरा प्रोसेस कि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन हमको दे दी जाए, ध्यान से सुना, किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन हमको दे दी जाए और मोलर मास दे दिया जाए, तो कैसे हम लोग उस कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों ड्राइव कर सकते हैं। तो ये देखो भाई, स्टेप 1 में क्या करेंगे, मास जो दिया गया है परसेंटेज में उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे करेंगे भाई, तो देखो परसेंटेज का सीधा सा मतलब होता है 100 में से कितना। अगर हमें बोल दिया जाए कि 4.07% हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर कंपाउंड का मास कितना है, इफ कंपाउंड मास इज 100 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4.07 ग्राम होगा। कार्बन कितना होगा, 24.27 ग्राम होगा। क्लोरीन कितना होगा, 71.65 ग्राम होगा। तो टोटल मास को अगर हम लोग 100 ग्राम मान लें तो इतना मास होगा हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का। यही मतलब है परसेंटेज कंपोजिशन का, 100 में से कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पहला स्टेप हो गया भाई, टोटल मास को 100 मान लो और बाकियों के अंदर कितना मास होगा 100 में से वो यहां पर लिख दो। आगे दूसरा स्टेप, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगला स्टेप क्या है भाई, 100 ग्राम के अंदर हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर हमसे बोलें कि किसी भी एलिमेंट का 1 मोल का मास कितना होता है, तो वो होता है भाई उसके मोलर मास के बराबर, है ना। अगर हम लोग बोले 1 मोल वाटर का मास कितना है, तो मोलर मास कितना है वाटर का, 18 ग्राम। तो 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम। तो 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर होता है। अगर हमें दिया गया है कि भाई n नंबर ऑफ मोल्स है तो उनका मास कितना होगा, तो देखो n मोल्स का मास कितना होगा भाई, n को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, वो टोटल मास n नंबर ऑफ मोल्स के मास के बराबर आ जाएगा। अब हमें इनके अंदर क्या करना है भाई, टोटल मास हमको दिया गया है, n नंबर ऑफ मोल्स का मास दिया गया है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो यहाँ पर ये n जो हमें दिख रहा है इसको एक तरफ रख लो, मोलर मास को दूसरी तरफ ले जाओ, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, टोटल मास। ये क्या है भाई, n नंबर ऑफ मोल्स का मास हमें दिया गया है, ये टोटल मास के बराबर ही है। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फॉर्मूले से हम लोग सभी डिफरेंट एलिमेंट्स का मास निकाल पाएंगे। यहां पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं भाई, हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का मास। देखो हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है जो कि 100 ग्राम में प्रेजेंट है, वो है भाई 4.07 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये आंसर हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा 4 के बराबर। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ऑलमोस्ट 4 के बराबर आएगा, पॉइंट में जो भी है उसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन का जो मास दिया गया है वो है भाई 24.27 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कार्बन, ये होता है 12 के आसपास। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ऑलमोस्ट 2 के बराबर आएंगे, 12 दूनी 24, तो लगभग इसी के बराबर जो है आने वाला है। उसके बाद भाई क्लोरीन के लिए निकालते हैं। क्लोरीन का जो टोटल मास दिया गया है वो है 71.65 ग्राम और मोलर मास क्लोरीन का होता है ऑलमोस्ट 35.5 ग्राम। तो ये भी ऑलमोस्ट 2 के बराबर ही आने वाला है। तो 100 ग्राम के अंदर
100 ग्राम के अंदर हमने मास निकाल लिया, कितना होगा तीनों का। मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 4, कार्बन के 2 और क्लोरीन के भी 2। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया है देखो। हाइड्रोजन के मोल्स आए हैं 2, कार्बन का नहीं, हाइड्रोजन के आए हैं 4। देखो, हाइड्रोजन के आए हैं 4, कार्बन के आए हैं 2 मोल्स और क्लोरीन के भी आए हैं 2 मोल्स। अगला स्टेप है भाई फाइंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अभी इन के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या है, 4:2:2। क्या हम लोग इस रेशियो को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन तीनों ही नंबर्स को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको 2 से डिवाइड करो। ऐसे जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आएगा, वो कितना होगा भाई, 2:1:1। ये हाइड्रोजन और कार्बन और क्लोरीन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। अगला स्टेप क्या है भाई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो फॉर्मूला हमें दिखाता है कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो इंपीरिकल फॉर्मूला ही होता है। तो अब अगर हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया है, तो हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, हाइड्रोजन कितने होंगे 2, कार्बन कितने होंगे 1, क्लोरीन कितना होगा 1। तो यहां से इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन गया भाई, कार्बन हम लोग पहले लिखते हैं फॉर्मूला में CH2Cl। ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है भाई। ये हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इंपीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2Cl। इंपीरिकल फॉर्मूला में होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और मोलिकुलर फॉर्मूला में होता है एलिमेंट्स का रेशियो नहीं बल्कि एग्जैक्ट नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हर एक, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हर एक एलिमेंट के, ठीक है। तो एक बात सिंपल सी है भाई, इंपीरिकल फॉर्मूला अगर CH2Cl है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो होगा वो इसका n टाइम्स होने वाला है। ये जो 2:1:1 था हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का, उसको किसी सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही मोलिकुलर फॉर्मूला जो है निकलने वाला है। तो आगे अगला स्टेप देखते हैं भाई, राइट मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो बहुत सिंपल है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकल के आया CH2Cl, ठीक है। क्या करो भाई, इसका मास निकाल लो। हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा भाई, CH2Cl का n टाइम्स होगा। ये n की वैल्यू ही हमें निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इनके मास नंबर से पता चलेगी। देखो कैसे, इंपीरिकल फॉर्मूला का मास अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकलेगा भाई, कार्बन का मास जो कि है 12, प्लस हाइड्रोजन का मास जो कि हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा भाई, लास्ट में तो 0.5 ही होगा। 12×2 = 24 और कितना हो गया ये, 5 और 4 9 और 12 और 2 14, 49.5 इतने ग्राम पर मोल। ये हो गया भाई इसके इंपीरिकल फॉर्मूला का मास। मोलिकुलर मास हमें पता लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने बोला था कि भाई जो परसेंटेज है ना मास की, उससे हम लोग सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, CH2Cl ये कोई मॉलिक्यूल बन नहीं सकता, इससे कुछ मॉलिक्यूल हम लोग बना नहीं सकते। कार्बन की वैलेंसी ही पूरी नहीं होगी यहाँ पर, कैसे भी ज्वाइन करके देख लें। तो असली कंपाउंड ये नहीं है, असली कंपाउंड कुछ और है। और परसेंटेज कंपोजिशन से सिर्फ हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला तक ही पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो लाइन यहाँ पर लिखी गई थी कि टू फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हैज टू बी नोन। परसेंटेज कंपोजिशन से सिर्फ हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें टोटल मास की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस बार कंपाउंड का दिया हुआ है भाई 98.96। तो इंपीरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला अगर बनाना है तो टोटल मोलर मास तो हमें पता होना ही चाहिए, मोलिकुलर मास तो पता होना ही चाहिए। वो कितना है भाई, 98.96, 98.96। टोटल मास कितना है, 98.96। ये मोलिकुलर फॉर्मूला का मास है भाई। अब n की वैल्यू किस कैसे निकलेगी भाई, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास उसको डिवाइड कर देंगे इंपीरिकल फॉर्मूला के मास से, तो वहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 98.96
डिवाइडेड बाई, ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला का मास जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। और इंपीरिकल फॉर्मूला का मास हमें पहले से पता है जो कि है 49.5। ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ जाएगा भाई। तो यहां से हमारी एन की वैल्यू आ गई। मतलब मोलिक्यूल का जो मास है वो हमारे इंपीरिकल फॉर्मूला के मास से डबल है। मास अगर डबल है तो नंबर ऑफ एटम भी तो डबल होंगे उसमें सारे। कार्बन यहाँ पर एक था उसमें दो होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर दो था उसमें चार होंगे, क्लोरीन उसमें एक था, मोलिकुलर फॉर्मूला में दो होंगे, तभी तो मास डबल होगा। एन की वैल्यू दो हो गई। मोलिकुलर फॉर्मूला में यहाँ पर एन की वैल्यू रख दो, क्या बन गया भाई, CH2Cl2। टू है मतलब हर एलिमेंट को हमें डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर C2H4Cl2, ये हमारे पास बन गया मोलिकुलर फॉर्मूला एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या था भाई, परसेंटेज कंपोजिशन दो भी दी गई है, टोटल मास को मान लो 100 और उसके हिसाब से देख लो कितने ग्राम होगा। जो परसेंटेज दी हुई है उतने ही ग्राम होगा 100 ग्राम में हर एलिमेंट का मास। सेकंड स्टेप क्या था भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो उस ग्राम से। तो नंबर ऑफ मोल्स सबके आ गए थे 422। अगला स्टेप था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के भी अपने तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पर दो से डिवाइड करने से ही निकल गया, कई बार हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए, लास्ट में 2:1:1 ऐसा कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट था भाई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से इंपीरिकल फॉर्मूला ड्राइव करो। उससे नेक्स्ट था भाई इंपीरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला ड्राइव करो। इसके लिए क्या करना होता था, मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस इंपीरिकल फॉर्मूला के मास से जो हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से बनाया है। तो ये हो जाएगा लास्ट स्टेप। ऐसे हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हमसे पूछा गया था भाई क्वेश्चन में इंपीरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करते हैं जो कि है स्टोक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ये है भाई आज का अपना मेन टॉपिक, इसको करते हैं भाई शुरू। तो देखो, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये ऊपर वाली इक्वेशन देखो और ये जो केमिकल इक्वेशन दी हुई है ये बैलेंस्ड है भाई। इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ये जरा ध्यान से सोचो। तो देखो, यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंट रिएक्टेंट्स के मतलब कि मीथेन और ऑक्सीजन के और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, इनके जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इन्हीं को बोला जाता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इनको बोला जाता है। अभी इस इक्वेशन से हमें काफी सारी और बातें भी पता चल रही हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टेट पता चल रही है, सभी रिएक्टेंट्स की क्या स्टेट है, कौन से जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट है और कौन से मॉलिक्यूल प्रोडक्ट है, ये हमें इस रिएक्शन के एरो से पता चल रहा है। अब हमारे काम की जो इंफॉर्मेशन है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें एक बात पता चल रही है भाई कि एक मॉलिक्यूल जो है मीथेन का वो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर रहा है। एक मॉलिक्यूल मीथेन का ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जिससे कि क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है और दो मॉलिक्यूल वाटर का बन रहा है। तो जब हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं कि कौन से रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल मिलके कौन से प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसी को स्टोक्योमेट्री बोला जाता है कि कौन से रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हमको चाहिए। अभी यहाँ पर देखो भाई, अगर एक मॉलिक्यूल है मीथेन का तो उसको रिएक्शन करने के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के, O2 के। अभी इसी को मैं और दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। अगर हमारे पास एक मोल है CH4 का, मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, इतने सारे मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है मीथेन के, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, इससे डबल चाहिए होंगे, है ना। 6.022 इस पूरे बड़े नंबर को हम लोग दो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मतलब कि
एक मॉलिक्यूल मीथेन के लिए अगर 2 मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीजन के, तो 1 मोल मीथेन के लिए कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे भाई? 2 मोल्स चाहिए होंगे। ये भी हमें स्टोइकियोमेट्री से ही पता चल रहा है। और 1 मोल मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी 1 मोल और वाटर बनेगा 2 मोल। ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिल रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहली जो बात हमें पता चल रही है वो है भाई 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू ईल्ड का मतलब है प्रोड्यूस करने के लिए, टू ईल्ड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ये सिंपल सी बात हो गई। अभी यहाँ पर हमने मोल का जो कन्वर्जन है वो दो चीजों में करना सीखा था। पहला मास के अंदर और दूसरा अगर गैस है तो वॉल्यूम के अंदर। तो इन दोनों की फॉर्म में भी हम लोग सेम बात को बोल सकते हैं। हमें पता है एसटीपी के अंदर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के अंदर, मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसके ऊपर 1 मोल किसी भी गैस का हो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग माने कि ये रिएक्शन एसटीपी पे हुई है, तो हम लोग एक और बात बोल सकते हैं भाई 1 मोल मीथेन है मतलब 22.4 लीटर है, और 2 मोल अगर कोई गैस है तो मतलब 22.4 से डबल है, 44.8 है। तो अब वॉल्यूम की टर्म में हम लोग इस सेम लाइन को दोहराते हैं। मेन लाइन हमारे पास क्या थी? मेन जो हमारा कंक्लूजन था वो क्या था भाई? 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बनाने के लिए। तो इसी को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? 22.4 लीटर मीथेन को 44.8 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 44.8 लीटर वाटर बनाने के लिए। ये सिंपल सी लाइन है भाई। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स को बस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया है। 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर के और 2 मोल बराबर होते हैं 44.8 लीटर के। तो अगर हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है और कंडीशन हमको एसटीपी बोली गई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वहां पर हम लोग वॉल्यूम की टर्म्स में भी इस स्टोइकियोमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन से गैस के कितने लीटर दूसरी गैस के कितने लीटर से रिएक्ट करेंगे। सेम वही बात है कि एक रिएक्टेंट का कितना मोल दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल से रिएक्ट करेगा और कौन से प्रोडक्ट के कितने मोल वो बनाएगा। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम लोग बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने वॉल्यूम से रिलेट तो कर दिया, अब मास से भी कर लेते हैं। तो इनका मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं भाई। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा नीचे की स्टेटमेंट में लिखा ही होगा मैंने, दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ये रहो। मीथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल, कार्बन का 12, 4 ऑक्सीजन का 4, 12 और 4 16। ठीक है, जोड़ घटा आपको आती होगी। एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, O2 में होते हैं 2 मॉलिक्यूल, कितना हो गया भाई? 32। और क्योंकि यहाँ पर 2 मोल यूज हो रहे हैं ऑक्सीजन के, तो 32 का भी हमें डबल करना होगा। मतलब रिएक्शन में 64 ग्राम यूज हो रही है, 32 नहीं, 32 से डबल यूज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है भाई 44 और वाटर का होता है 18। एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18, दो का कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, 36 हो जाएगा। 1 मोल वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल, 2 मोल वाटर का कितना हो जाएगा भाई? 36 ग्राम हो जाएगा। तो अब मास की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को दोहराते हैं। मेन स्टेटमेंट हमारी क्या थी? मेन कंक्लूजन क्या था भाई? 1 मोल मीथेन रिक्वायर 2 मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। इसी स्टेटमेंट को हमने वॉल्यूम की टर्म में कहा, इसी को हम लोग मास की टर्म में भी बोलते हैं। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 grams of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and 18 multiplied by 2 ग्राम ऑफ वाटर। ये हो जाएगा। तो टोटल मास किसी रिएक्टेंट का कितना है, वो प्रोडक्ट कितने ग्राम बना रहा है, यही हम लोग मास की टर्म में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ भाई, 16 ग्राम ये होता है मीथेन का मास,
32 होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि 2 मोल ऑक्सीजन के हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम, वाटर का होता है 18। टोटल 2 मोल वाटर बन रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को पूरा बैलेंस कर दिया ना, तो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब भी यहाँ पर वैलिड होगा। टोटल मास आप लोग जोड़ के देख सकते हो भाई, बिल्कुल बराबर आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मास की टर्म्स में भी हमने इस बात को लिख दिया है। अब अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे ना स्टोक्योमेट्री के ऊपर, तो हमें इन तीनों ही फॉर्म्स का पता होना चाहिए भाई। हो सकता है हमें कहीं पर वॉल्यूम यूज करना पड़ जाए, हो सकता है हमें कहीं पर मास यूज करना पड़ जाए, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल से ही हमारी बात बन जाती है, हमें बाकी दो चीजें देखनी ही नहीं पड़ती। तो ये है भाई स्टोक्योमेट्री। अभी तक मैंने आपको स्टोक्योमेट्री के बारे में बताया है। तो स्टोक्योमेट्री हमें क्या बताती है भाई? कोफिशिएंट्स के बारे में बताती है कि एक रिएक्टेंट के कितने मोल दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल के साथ में रिएक्शन करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कितने कितने मोल बनाएंगे। ये होती है हमारे पास स्टोक्योमेट्री। और इसी स्टेटमेंट को हमने मास की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में, दोनों की टर्म्स में कन्वर्ट करना भी सीखा है। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब स्टोक्योमेट्री तो हम लोग समझ गए, धीरे धीरे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो यही हम लोग इक्वेशन लेंगे एनसीईआरटी से, बिल्कुल इसी इक्वेशन को लेके ही मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस डिस्क्राइब दैट वन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट टू फुल्ली रिएक्ट एंड गिव ए होल कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। हमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या पता चला? देखो, हमें पता चला कि मीथेन के 1 मोल को ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए होंगे कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, है ना। 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन कम हो जाती ना, तो कुछ मीथेन तो कन्वर्ट हो जाता, लेकिन बाकी का मीथेन अनरिएक्टेड बच जाता। इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। मान लो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा के भाई पानी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। H2 और O2 की रिएक्शन करा के हम लोग वाटर बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई? ऐसे करेंगे, ये बैलेंस हो गई। मान लो मैंने आपको दिए कि 2 मॉलिक्यूल तो मैंने आपको दे दिए हाइड्रोजन के और एक दे दिया वाटर का। तो मुझे बताओ, नहीं, एक दे दिया ऑक्सीजन का। मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल दिए हाइड्रोजन के, एक दिया ऑक्सीजन का। तो बताओ वाटर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? वाटर के यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि आपको हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल दूं, ऑक्सीजन का भी एक ही मॉलिक्यूल दूं, तब क्या वाटर यहाँ पर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा भाई। तब एक भी मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कर सकता। आधे मॉलिक्यूल की कोई सेंस ही नहीं बनी, है ना। मॉलिक्यूल बिल्कुल कंप्लीट ही हम लोग ले सकते हैं, आधा मॉलिक्यूल मैं आपको कैसे दे सकता हूं। लेकिन अगर इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में बात करें, 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का, इनने मिलके क्या दिया भाई? 2 मोल वाटर के दिए। लेकिन अगर 1 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन हम लोग करवाना चाहें 1 मोल ऑक्सीजन से, तो देखो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। 2 मोल हाइड्रोजन को अगर 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो एक को कितना चाहिए होगा भाई? आधा ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी? देखो, 1 मोल H2 जो हमें दिया गया था, वो 1 मोल ऑक्सीजन में से सिर्फ आधे के साथ में ही रिएक्शन करेगा। आधे मोल ऑक्सीजन के साथ में ही रिएक्शन करेगा। और इससे कितने मोल वाटर बनेगा भाई? 1 मोल ही वाटर बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बाकी का आधा मोल ऑक्सीजन बच गया, 1/2 मोल ऑक्सीजन जो है, जो बच गया, उसके पास रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं बची, क्योंकि हाइड्रोजन 1 मोल था, सारा कंज्यूम हो चुका है। तो ये क्या, ये अकेला ऑक्सीजन मिलके, हाफ मोल ऑक्सीजन मिलके वाटर बना पाएगा? नहीं भाई, ऑक्सीजन के एटम तो हाइड्रोजन में बदलने से रहे। तो ऐसा ही होता है अगर हम लोग स्टोक्योमेट्रिक रेशियो को थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। अगर पूरा पूरा रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में 2 रेशियो हाइड्रोजन का था
और 1 मोल ऑक्सीजन का था तो 2 मोल वाटर बन गया। लेकिन हमने अगर एक रिएक्टेंट को कम कर दिया तो दूसरा रिएक्टेंट फालतू बचेगा। जैसे यहाँ पर आधा मोल ऑक्सीजन लेफ्ट बन गया, तो यहाँ पर कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा। तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो अगर मेंटेन रहता है तभी जो है पूरा कन्वर्जन हो पाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन क्यों बचा भाई? क्योंकि अगर ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन को पूरा कंज्यूम करना था तो उसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट भी चाहिए थी, उसको हाइड्रोजन के भी 2 मोल चाहिए थे। यही स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखी हुई है कि स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हमें क्या बताती है भाई। एक रिएक्टेंट के कुछ अमाउंट को अगर हमें पूरा कन्वर्ट करवाना है, फुल्ली रिएक्ट करवाना है, तो दूसरे रिएक्टेंट की भी एक सर्टेन अमाउंट हमको चाहिए ही चाहिए। अगर कंप्लीट कन्वर्जन कराना है देन वन अमाउंट ऑफ वन रिएक्टेंट रिक्वायर्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट के साथ डेफिनेट अमाउंट हमें दूसरे की भी चाहिए। अब वो कितनी चाहिए होगी ये कैसे पता चलेगा? स्टोक्योमेट्रिक रेशियो से। जैसे यहाँ पर हमें पता चल रहा था भाई 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अगर कंप्लीटली ये प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम लोग ऑक्सीजन को फालतू कर दें यहाँ से 2 मोल से 3 मोल अगर मैं आपको दे दूं तो फिर क्या होगा? मीथेन तो 1 मोल को 2 मोल ऑक्सीजन ही चाहिए होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन बच जाएगी। जो एक्स्ट्रा देंगे वो एंड में बच जाएगा, जो कम हम लोग देंगे वो पहले खत्म हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है भाई। स्टोक्योमेट्रिक रेशियो अगर हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से सही रखा है तो कंप्लीट कन्वर्जन होगा, लेकिन अगर स्टोक्योमेट्रिक रेशियो गड़बड़ हो गया तो कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बच ही जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई। If amount of only one reactant is increased, keeping the other one constant, then at the end of reaction, the reactant that was present in excess amount will also be present along with the product। बिल्कुल सेम बात यहाँ पर बताई हुई है। क्या लिखा गया है भाई? अगर स्टोक्योमेट्रिक रेशियो में जो भी अमाउंट थी वो तो हमने दी ही दी, लेकिन साथ में हमने क्या किया? किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, लेकिन दूसरे की को हमने कांस्टेंट रखा। जितनी रिक्वायर्ड थी उससे एक की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी, एक की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा दी। 2 रिएक्टेंट थे, एक की अमाउंट हमने बढ़ा दी, तो क्या हुआ भाई? तो रिएक्शन के अंत में क्या होगा? जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था, जिसकी अमाउंट हमने बढ़ाई थी, वो प्रोडक्ट के साथ में बचा हुआ मिलेगा, वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जो हमने एक्सेस में लिया था वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट में, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट तो कम ही था, उसकी रिएक्शन तो उसकी अमाउंट तो कांस्टेंट ही थी। इस वजह से क्या होता है भाई, जो रिएक्टेंट हमारे पास स्टोक्योमेट्री के हिसाब से एक्सेस में होता है वो लास्ट में प्रोडक्ट के साथ में बच जाता है, अनरिएक्टेड बच जाता है, उसकी रिएक्शन ही नहीं हो पाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? रिएक्टेंट दैट वाज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट था कंपेरेटिवली, जिसकी हमने अमाउंट को कांस्टेंट रखा था, वो क्या करेगा भाई? इट विल बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उसका कंप्लीट कन्वर्जन होगा। वो कम था स्टोक्योमेट्री के हिसाब से प्रेजेंट, तो वो नहीं बचने वाला आखिर में। द अदर रिएक्टेंट कैन नॉट मेक एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन। यही बात यहाँ पर बताई हुई है कि जो एक्सेस में रिएक्टेंट था वो अकेला प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, वो प्रोडक्ट के साथ में एक्स्ट्रा बचा हुआ मिलेगा। यही बात जो है हर रिएक्शन के अंदर वैलिड होती है। वाटर का जो एग्जाम्पल है ये आप लोग ध्यान में रखना। स्टोक्योमेट्री के हिसाब से सही एग्जाम्पल हमने पहला लिया था, जिसके हिसाब से हमने क्या बोला भाई? 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल वाटर बनाने के लिए। अगर हम लोग हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को घटा दें, दूसरे की को कांस्टेंट ही रखें, तो क्या होगा भाई? देखो ऑक्सीजन उतना ही है, दूसरे की अमाउंट को हमने कम कर दिया। 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए थे 1 मोल ऑक्सीजन को, अगर एक ही मिलेगा तो सिर्फ उसका आधा ही रिएक्ट करेगा, आधा मोल ऑक्सीजन बच जाएगा, क्योंकि स्टोक्योमेट्री के हिसाब से इस एग्जाम्पल के अंदर ना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है हमारे पास, हाइड्रोजन 1 मोल हमने कम कर दिया है। तो यही केस है जो कि फॉलो होता है। तो यहां पर हमें 2 बातें पता चलती हैं भाई। पहला तो ये, अगर स्टोक्योमेट्रिक रेशियो मेंटेन है तब तो कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात क्या है, अगर स्टोक्योमेट्री के हिसाब से एक की भी कंसंट्रेशन कम हो गई तो जिसकी कंसंट्रेशन कम हो गई
वो पहले खत्म हो जाएगा, और जिसकी स्टोक्योमेट्री के हिसाब से ज्यादा कंसंट्रेशन थी, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, वो प्रोडक्ट के साथ में अनरिएक्टेड भी मिलेगा, कंप्लीट कन्वर्जन उसका नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये ध्यान में रखो। अब कुछ एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई। देखो, यही रिएक्शन हमने यहां भी लिखी है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी डिसाइडेड बाय द रिएक्टेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट दैट इज अवेलेबल इन लेसर अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। स्टोक्योमेट्रिक रेशियो के हिसाब से जो कंपाउंड कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्योंकि एक बार अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट था स्टोक्योमेट्री के हिसाब से, वही डिसाइड कर रहा है, वही लिमिट कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बन सकती है। तो देखो, दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज इट लिमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा भाई? मल्टीपल रिएक्टेंट में से वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म होगा, क्योंकि रिएक्शन रुक जाएगी उसके खत्म होते ही। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये अगर हमें निकालना है, तो हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा भाई कि जो भी रिएक्टेंट जितनी भी अमाउंट में दिए हुए हैं, पहले कौन सा खत्म होने वाला है, कौन सा है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्टोक्योमेट्री के हिसाब से, उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है, अदर रिएक्टेंट दैट इज अवेलेबल इन एक्सेस अमाउंट और मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, या तो एक्सेस में ही दे रखा हो या फिर जो अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दे रखा हो, तो उसको एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है भाई। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो एक्सेस रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहां से लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स के अंदर से वो रिएक्टेंट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, स्टोक्योमेट्री के हिसाब से सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है वो आप लोग समझ लो। अगर किसी रिएक्शन में हमें यील्ड निकालनी पड़ गई कि बताओ भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो वो हम लोग डायरेक्टली किसी भी रिएक्टेंट के हिसाब से जोड़ घटा करके नहीं निकाल सकते। हमें पहले मल्टीपल रिएक्टेंट में ये ढूंढना पड़ेगा कि पहले खत्म कौन सा होने वाला है, क्योंकि एक बार वो खत्म हो गया तो बाकी रिएक्टेंट कितने भी एक्सेस पड़े हों वो प्रोडक्ट तो नहीं बना पाएंगे, वो तो अनरिएक्टेड रह जाएंगे। इसीलिए प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होने वाली है, प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, ये निकालने के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का ये इंपॉर्टेंस है, ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ एक क्वेश्चन ही है जो हमारे पास बचे हैं इस लेक्चर में से, तो ये हम लोग करते हैं। पहला सवाल है भाई, पहला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन दी गई है, बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। कंबस्टन ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन गैस है जिसका हम लोग कंबस्टन करवा रहे हैं। ब्यूटेन क्या होता है भाई? ये होता है CH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा प्रस्थान कर रहे हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है भाई, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम हमने बता रखा है। तो यहाँ पर इसका हम लोग कंबस्टन करवा रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। कंबस्टन का मतलब होता है भाई इसको जला रहे हैं हम लोग। जब किसी गैस को हम लोग इन्वायरमेंट में जला रहे हैं तो एक बात ध्यान से सोचो, क्या हम लोग ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर रहे हैं? क्या हम लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहे हैं? मान लो हम लोग कुछ भी जला रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं, लकड़ी कोयला कुछ भी जला रहे हैं, क्या हम लोग ऑक्सीजन लिमिट करते हैं? नहीं, हम तो खुले में जलाते हैं। इन्वायरमेंट में तो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से कंबस्टन रिएक्शन जो होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में ही प्रेजेंट होती है। मतलब कि प्रोडक्ट कितना बनेगा ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करने वाला, ऑक्सीजन तो कभी खत्म ही नहीं होगी, हमेशा ही पड़ी रहेगी इन्वायरमेंट में। लेकिन
हमारे सिर्फ कंपाउंड के ऊपर ही डिपेंड करेगा जो हम लोग जला रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ब्यूटेन का कंबस्टन अगर हो रहा है तो रिएक्शन कैसे होती है भाई, ब्यूटेन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, ठीक है, बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से जितने भी बनाने पड़े। तो ये दोनों बन जाएंगे। पहले कौन खत्म होगा, क्या ऑक्सीजन खत्म होगी इस रिएक्शन में, नहीं, जब तक कंपाउंड है, जब तक कोयला या फिर लकड़ी हमारे पास है, रिएक्शन होती रहेगी, जलती रहेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन हो गया भाई, वो ब्यूटेन हो गया, एन ब्यूटेन, यही हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, एन ब्यूटेन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अगली रिएक्शन है भाई 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है भाई, हम लोग कर चुके हैं, देखो H2 used to react with O2 to give water। सबसे पहली बात बैलेंस करो, दो से यहाँ मल्टीप्लाई, दो से यहाँ मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गई। स्टोक्योमेट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखें भाई तो देखो क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 3 मोल हाइड्रोजन को कितनी चाहिए होगी, देखो 3 मोल हाइड्रोजन को कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए होगी, देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मोल्स ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन को अगर 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो 3 को कितनी चाहिए होगी भाई, 1/2, मैथमेटिक्स आता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3/2 मोल्स ऑक्सीजन है जो कि रिक्वायर होगी। 3 मोल हाइड्रोजन का अगर हमें कंप्लीट कन्वर्जन करवाना है तो 3.5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर होगी, 3 का आधा। अवेलेबल कितनी है भाई, 3 मोल अवेलेबल है। तो बताओ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के हिसाब से कम अवेलेबल है या फिर ज्यादा अवेलेबल है, चाहिए हमें सिर्फ 3 का आधा, लेकिन अमाउंट अवेलेबल है 3 मोल्स। 1.5 मोल हमको चाहिए, 1.5 मोल रिक्वायर्ड है, अवेलेबल है 3, तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास एक्सेस रिएजेंट हो गया भाई, ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस रिएजेंट हो गया, H2 हो जाएगा लिमिटिंग, H2 हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है भाई। आप लोग ऑक्सीजन के हिसाब से भी ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इस फॉर्म में भी इस सेम न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते थे, देखो कैसे, सिंपल हम लोग ऐसे सोच सकते थे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव H2O, बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई, तो हमने ऑक्सीजन के हिसाब से कैसे देखना पड़ता भाई, 1 मोल ऑक्सीजन को कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए। क्वेश्चन में हमें कितने दिए हुए हैं, 3 मोल दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, 3 मोल ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे भाई, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, तो 6 मोल हाइड्रोजन हमको चाहिए, 6 मोल हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, लेकिन अवेलेबल कितने थे, सिर्फ 3 अवेलेबल थे, 3 मोल हाइड्रोजन ही अवेलेबल थे, तो कम अमाउंट में अवेलेबल है हाइड्रोजन। तो यहां से भी सेम आंसर हमारे पास आया है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई, हाइड्रोजन ही है, एक्सेस रिएजेंट कौन है भाई, ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को रेफरेंस मान के भी आप लोग सेम कैलकुलेशन कर सकते थे जैसे हमने हाइड्रोजन के हिसाब से की है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आ गई है एक, एनसीईआरटी की भी अपनी ही समस्याएं हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम मीथेन हमने जलाई गैस, बताओ कितना पानी बनेगा, सिंपल, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, कंबस्शन है तो O2 तो एक्सेस में ही है, कैसे बनता है भाई, यहाँ पर CO2 बन जाती है, यहाँ पर H2O बन जाता है। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, आप लोग चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान से समझो, बड़ी ध्यान से, जितने मीथेन के मोल होंगे उतने ही मोल बनने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर मैं आपको इसको बैलेंस करके बताऊं तो देखो बहुत सिंपल है,
इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। O2 तो एक्सेस में है तो इसको बैलेंस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहो तो कर दो या फिर ना करो, एक्सेस में है, इसका हमें कैलकुलेशन में यूज भी नहीं करना है, ठीक है। कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कितने अमाउंट ऑफ वाटर बनने वाला है, ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो भाई ये बैलेंस तो है ना इक्वेशन, हाँ जी बिल्कुल बैलेंस है। देखो मोलिकुलर मास बताओ भाई मीथेन का कितना होता है, 12 और 4 16, अरे वाह 16 ग्राम ही होता है। तो यहाँ पर स्टोक्योमेट्री से हमें पता चल रहा है 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बन रहे हैं, मतलब कि 16 ग्राम मीथेन से कितने ग्राम वाटर बनेगा भाई, वाटर का मोलर मास होता है 18 और 2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 36 ग्राम से हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। 36 ग्राम, इतने ग्राम पानी हमारे पास बनेगा अगर हम लोग 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपली। देखो 1 मोल मीथेन को जलाने से 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, 1 मोल का मास निकाल दो। 16 ग्राम मीथेन को जलाने से कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी भाई, 12 16 और 16 32 और 12 44, 44 ग्राम CO2 बनेगी। ठीक है भाई, हमसे खैर वाटर ही पूछा गया था तो 36 ग्राम हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई आगे क्या है हमारे पास, ये देखो हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्शन। मीथेन का ही कंबस्शन हम लोग करवा रहे हैं यहाँ पर भी, बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लेते हैं भाई पहले तो, इसी में होती है ज़्यादा दिक्कत अगर होती है तो। CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमसे पूछा गया है कि हमें बनानी है भाई 22 ग्राम CO2, ठीक है 22 ग्राम CO2 ये हमें बनानी है, हमें बताना है कितने ग्राम हमें मीथेन चाहिए, अच्छा ग्राम नहीं चाहिए मोल्स चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, मोल्स का स्टोक्योमेट्रिक रेशियो निकालो, 1 मोल CO2 अगर हमें बनाना है तो मीथेन के कितने मोल चाहिए भाई, 1 मोल ही चाहिए, 1 मोल CH4। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोग, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना मैथमेटिक्स, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में बना के आप लोग लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 1 मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4। ऐसे अगर आपको CBSE में नंबर लेने हैं तो थोड़ा सा सजा सजा के लिखना होता है, ठीक है, ऐसे मत लिखना मेरी तरह, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में करवाता हूँ सब कुछ। 1 मोल CO2 को चाहिए 1 मोल CH4, कितने मोल CO2 है ये निकाल लो, बात बन जाएगी। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है भाई 44 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में 44 ग्राम होते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 में 1 मोल होता है, तो 22 ग्राम में कितना होगा, हाफ मोल होगा। देसी हिसाब है, 44 का आधा हो गया ग्राम, 1 मोल का भी आधा हो जाएगा मोल। तो हाफ मोल O2 CO2 को बनाने के लिए कितने मोल मीथेन चाहिए होगी भाई, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, आधे मोल के लिए आधा मोल चाहिए होगा। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं हाफ मोल्स ऑफ CO2 विल रिक्वायर, अच्छा ये भी लिख ही देते हैं, विल रिक्वायर हाफ मोल्स मीथेन, ये हो जाएगा भाई सही आंसर, आधा मोल मीथेन की ही रिक्वायरमेंट जो है होने वाली है। जो नंबर ऑफ मोल था ना उसको मास से रिलेट करना और वॉल्यूम से रिलेट करना, दोनों बड़े ध्यान से सीख लेना। अगली एनसीईआरटी की समस्या भाई, 50 ग्राम N2, नहीं ग्राम नहीं किलोग्राम है, 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। एक और रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, अमोनिया कितना बनेगा ये हमें बताना है। साथ में हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है। अच्छा प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया का मतलब तो यही हो गया ना,
अमाउंट ऑफ अमोनिया बताना है कितना बनेगा। देखो भाई, सबसे पहला काम, रिएक्शन को बैलेंस करो। N2 रिएक्ट विद H2 टू गिव NH3। इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, इसको करो 3 से। हो गई क्या? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हो गई भाई। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या करो भाई, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। N2 हो जाएगी 14 दूनी 28 ग्राम। हाइड्रोजन हो जाएगी भाई, 6 एटम है तो 6 ग्राम। और अमोनिया कितना बन रहा है इससे देखो, 14 15 16 17 17 दूनी 34 ग्राम। मोलर मास निकालना सीख लेना भाई, जोड़ घटा होती है और कुछ भी नहीं होता। और हो सके तो 10 12 एलिमेंट का मोलिकुलर या फिर मोलर मास भी याद कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अभी हमें क्या दिया गया है देखो, 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए भाई? 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 ग्राम हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन चाहिए। हमें कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन? 50 किलो दिया हुआ है। 50 kg नाइट्रोजन को कितने kg हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी? सिंपल से ऐसे निकाल सकते हैं, 6 ग्राम डिवाइडेड बाई 28 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 50 kg। यूनिट्स को ध्यान में रखना भाई, ग्राम से ग्राम कटेगा, फाइनल आंसर केजी में आने वाला है। क्या ये कैंसिल आउट होते हैं? नहीं हो रहे हैं। 300 डिवाइडेड बाई 28 kg हाइड्रोजन, इतना किलो हाइड्रोजन हमें चाहिए होगी भाई। मैं अभी आपको कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ। कैलकुलेटर, हाँ जी, 300 डिवाइडेड बाई 28, 10.7। गड़बड़ हो गई बाबा, ज्यादा चाहिए भाई हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई भाई रिक्वायर्ड, इतनी हाइड्रोजन हमको चाहिए। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड आ गई 10.7, लेकिन अवेलेबल कितनी है? सिर्फ 10। अवेलेबल कितनी हुई? सिर्फ 10। तो स्टोक्योमेट्री के हिसाब से जो अमाउंट हमें हाइड्रोजन की चाहिए उससे कम अमाउंट अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया भाई। अब लिमिटिंग रिएजेंट की जो सिग्निफिकेंस है ना, वो आप लोग यहां से समझोगे। मतलब कि अगर हमें निकालना है ना कि कितने अमाउंट ऑफ अमोनिया मैक्सिमम बन सकता है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये हाइड्रोजन ही है जो कि पूरा कंज्यूम होने वाला है। नाइट्रोजन तो कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड बच जाएगा, सारा का सारा नाइट्रोजन तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अमोनिया में। तो फाइनल कैलकुलेशन जिसमें हम लोग बताएंगे कि अमोनिया कितना बनने वाला है, वो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करेंगे। अभी करते हैं देखो। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करने का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, स्टोक्योमेट्री को देखो, 6 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया बन रहा है, और जो अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट की दी गई है उससे कितना बनेगा। तो देखो सिंपल है, कलरफुल बना लेते हैं। 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रही है। कितनी दी हुई है भाई? 10 किलो दी गई है हाइड्रोजन। 10 kg से कितने बनेगे अमोनिया? 34 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। 34 ग्राम में था, 6 भी ग्राम में था, 10 kg में था। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, फाइनल आंसर केजी में आएगा। ये भी कैंसिल नहीं होता है भाई। 340 डिवाइडेड बाई 6, इतने किलो अमोनिया बनेगी। इसको अगर हमें सोल्व करना है तो कैसे करेंगे भाई? कैलकुलेटर जिंदाबाद। 340 डिवाइडेड बाई 6, 56.67 किलो। इतनी अमोनिया बन जाएगी भाई,
इतनी अमोनिया बन जाएगी, इतना प्रोडक्शन हो पाएगा अमोनिया का। ठीक है, नोट करो। ऐसे हमें निकालना है। सबसे पहले देखो भाई, स्टोक्योमेट्री के हिसाब से कौन से रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट का कितना मास चाहिए। उसके बाद में जो अवेलेबल अमाउंट है उसमें से किसी एक की अमाउंट उठा लो। मैंने यहाँ पर ये निकाला कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन को कितने किलोग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ज्यादा चाहिए था, कम अमाउंट में अवेलेबल था, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन करता कि भाई 10 केजी हाइड्रोजन को कितने किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो वो 50 से थोड़ा सा कम आता। 50 से थोड़ा सा कम किलोग्राम नाइट्रोजन ही चाहिए। तो वहां से भी हम लोग यही समझते कि नाइट्रोजन जो है ये कम चाहिए, ज्यादा अवेलेबल है, तो एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट वहां से भी हाइड्रोजन ही आने वाला था। ये आपकी मर्जी है कि आप नाइट्रोजन को इस तरफ रखते हो या फिर इस तरफ रखते हो, हाइड्रोजन को आप लोग इस तरफ रखते हो या इस तरफ रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिमिटिंग रिएजेंट सेम ही आएगा दोनों ही तरीके से। तो यहाँ पर ये दो ही बातें हमसे पूछी थी। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कौन है, हाइड्रोजन है। दूसरा था भाई प्रोडक्शन कितना होगा अमोनिया का, 56.67 केजी, इतने किलो अमोनिया बनेगी। ये हो गया भाई क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है ये। अमोनिया का ही क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल, अमोनिया का ही क्वेश्चन है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा बात क्या है भाई, आपको साथ में ये भी बताना है कि अमोनिया बचेगा कितना आखिर में। अच्छा, नाइट्रोजन कितना बचेगा लास्ट में, ये आपको निकालना है। असल में ये जो रिएक्शन है ना, इसका बैलेंस्ड फॉर्म आप लोग लिख लो। N2 रिएक्ट विद H2 टू गिव NH3, ये दो, ये तीन। इसके हिसाब से आपको बहुत सी बातें बतानी है। और मेन बात क्या है भाई, जो मैंने वॉल्यूम की फॉर्म में नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, एसटीपी के ऊपर मैंने वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल आपको खुद से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे, इसको आते ही सोल्व करेंगे। और अगला लेक्चर हमारा लास्ट होने वाला है, ये चैप्टर हो जाएगा फिर खत्म। उसके बाद देखते हैं, मौका मिला तो फिर मिलेंगे। हाँ जी, इससे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, है ना, एन फैक्टर वगैरह क्या होता है। इसी के अलावा कुछ परसेंटेज भी होती हैं, वेट बाय वेट परसेंट, मास बाय मास परसेंट, मास बाय लीटर परसेंट, ये सब भी होता है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर खत्म। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।